बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती, वॉइस ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो हम मोहतरम जनाब मदनी भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने प्रीमिसेस में, अपने कॉलेज में वॉइस ऑफ हेल्थ को ये मौका दिया कि हम यहाँ सेमिनार का इनेकाद कर सकें। गुलशन इकबाल में हमारा एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें सरसरी सी बात की गई थी कि हमें कराची के गोशे गोशे से लोग बुला रहे हैं, कहीं हम खुद जा रहे हैं, कई लोगों की दावत पे जा रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स, डिपार्टमेंट्स या कॉलेजेस जो हैं वो हमें मौका नहीं दे रहे। तो ये इनिशिएटिव मोहतरम जनाब डॉक्टर मदनी भाई ने लिया और अंसारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आज हमारा ये पहला सेमिनार जो है उसका इनेकाद हो रहा है। तो हम एक दफा फिर मदनी भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और यकीनन आपका ये इनिशिएटिव जो है बहुत सारे रास्ते और यकीनन खोलेगा। टाइम की कमी की वजह से मैंने अपनी तारुफ से भी मना किया और अब भी मैं बिला तमहीद अपनी बात को आगे चलाऊंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। बात यह है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो मेडिकल के 3 शोबों को रिकॉग्नाइज करता है, एलोपैथिक को, होम्योपैथिक को, तिब को या हर्बल को या तिब यूनानी को। लेकिन क्या दुनिया में सिर्फ ये 3 ही तरीके राइज हैं या इनसे बढ़कर भी कोई तरीके या इनसे हटकर भी कोई तरीके राइज हैं? तो अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो हिजामा आम है और हिजामा से बहुत सारी बीमारियों का बहुत अच्छे अंदाज से इलाज किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में एक्यूपंक्चर से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, बल्कि WHO ने 42 डिजीज के लिए एक्यूपंक्चर को रिकॉग्नाइज किया है। इसी तरीके से अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां रेकी चल रहा है, रेकी से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर हम अजीमिया सिलसिले की बात करें तो कलर थेरापी से ट्रीटमेंट चल रहा है या दुनिया में ट्रीटमेंट कलर थेरापी से भी चल रहा है। इसी तरीके से इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो बेशुमार तरीके राइज हैं, जिनमें एक सोजोक थेरापी भी है कि जिसके जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है और हर ट्रीटमेंट से पेशेंट को क्योर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंध हेल्थ केयर 3 की बात करता है तो बाकी का नॉलेज लेना तो हमारा हक बनता है और हम इसका नॉलेज भी लेंगे और इससे फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी तरीका इलाज से हम यकीनन फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो उनमें से एक तरीका इलाज मैंने अभी जिक्र किया, एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर में चाइनीज निडल का इस्तेमाल करते हैं और निडल के जरिए वो पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जिस्म में एनर्जी जब तक बैलेंस हालत में फ्लो करती रहती है तो डिजीज नहीं होती, बॉडी नॉर्मल होती है। लेकिन जब कभी एनर्जी का फ्लो किसी भी वजह से कहीं पर भी ब्लॉक हो जाता है तो फिर उसकी वजह से बॉडी डिसऑर्डर हो जाती है और एक डिजीज फॉर्म हो जाती है, जिस्म के अंदर एक बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है और वो उस एनर्जी का नाम रखते हैं ची। हमारे यहाँ भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट मौजूद है और हम अपनी उस एनर्जी का नाम रखते हैं वाइटल एनर्जी, जबकि चाइनीज उस एनर्जी का नाम रखते हैं ची। तो ची के डिसबैलेंस होने को वो बीमारी कहते हैं और ची के बैलेंस हो जाने को वो नॉर्मल बॉडी कहते हैं या हेल्दी बॉडी कहते हैं। तो निडल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत बारीक होती हैं और इतनी बारीक होती हैं कि अगर उन्हें बॉडी के अंदर प्रिक किया जाता है तो प्रिक करने से पेशेंट को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती।
जैसा कि आमतौर पर यह होता है कि अगर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाए तो इंजेक्शन से पहले पेशेंट डरना शुरू हो जाता है, और जब एक दफा उसकी निडल जो है बॉडी के अंदर जाती है तो ची उसकी भी हो ही जाती है। तो लेकिन एक्यूपंक्चर की जो निडल है उसकी खूबसूरती ये है कि उसकी वजह से बॉडी के अंदर किसी किस्म का पेन जो है वो नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बारीक होती है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि उसको लगाने वाला एक्सपर्ट होता है, और चूंकि वो एक्सपर्ट है तो उसको वो पता है कि किस पॉइंट पर मैंने लगाना है। तो जहां एनर्जी एक जगह पर आकर फोकस हुई हुई है, ब्लॉक हुई हुई है, अब सीधी सी बात है कि जहां एनर्जी ब्लॉक है वहां आप लगाएंगे निडल तो वहां तकलीफ होने का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। लिहाजा एक्सपर्ट जब निडल लगाता है तो बॉडी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर एक और चेंज लाई गई, और वो ये कि निडल्स की जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डाला गया और प्रेशर थेरापी नाम दिया गया, और अब प्रेशर थेरापी के जरिए भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो इतने सेंसिटिव हैं कि अगर उन पर जस्ट प्रेशर दिया जाए तो उसके नतीजे में बहुत सारी तकलीफें जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो इसको नाम दिया जाता है प्रेशर थेरापी। तो प्रेशर थेरापी भी एक थेरापी है। और अभी डॉक्टर अली इमाम साहब ने आपको बताया कि आप जो बात करते हैं पेशेंट से, उस बातचीत से भी पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये बातचीत से पेशेंट कैसे ठीक हो गया? बात यह है कि डॉक्टर की हैसियत से जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप उसे ची दे रहे होते हैं, आप उसे एनर्जी दे रहे होते हैं। आपकी बातें, आपके अल्फाज एनर्जी हैं जो उसकी रूह एब्जॉर्ब करती है। और होम्योपैथिक डॉक्टर का कमाल ही यही है कि वो पेशेंट की रूह तक रसाई हासिल करता है। उसकी नजर पेशेंट के दिल पर होती है। किसी और डिपार्टमेंट में दिल पर नजर नहीं होती बल्कि विल पर नजर होती है। तो मैं उन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा। होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उसकी नजर पेशेंट के दिल पर होती है, और उसकी दिल की फीलिंग को वो खुद फील कर रहा होता है, और बादों बाद इतना फील करता है कि पेशेंट के जाने के बाद पेशेंट को जो तकलीफ थी उसे फील हो रही होती है। ये होम्योपैथिक डॉक्टर का कमाल है कि वो इस कदर उसकी एब्जॉर्प्शन लेता है, लेकिन इसी कदर एब्जॉर्प्शन फिर देता भी है। तो एनर्जी अल्फाजों के जरिए भी दी जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अम्मी आप जब तसल्ली देती हैं तो समझो मेरा काम हो गया, उसने आपको एनर्जी दे दी। अबू आपने आज कह दिया आज तो मैंने कामयाब होना ही होना है, ये आपको एक लफ्जों के जरिए एनर्जी मिल रही है। तो आप एनर्जी के जरिए जिस्म को हील अप कर सकते हैं। अब यहाँ कोई दवा इस्तेमाल नहीं हो रही, बगैर दवा के ये ट्रीटमेंट जो हो रहा है विदाउट मेडिसिन हो रहा है। आप बज़ाहिर कोई दवा नहीं दे रहे, लेकिन आप जो दवा दे रहे हैं वो बहुत सारी दवाओं से बहुत अच्छी दवा है, इसलिए कि आप पेशेंट के उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पेशेंट की डिजीज पड़ी हुई है। अनकॉन्शियस में डिजीज थी, कॉन्शियस में आई, आप दोबारा से उसे अनकॉन्शियस में लेकर गए और डिजीज को रिवर्स किया, डिजीज जो है वो खत्म की। तो एक तरीका ये होता है कि आप अपनी वोकैबुलरी के जरिए पेशेंट को क्योर कर रहे होते हैं, आप अपनी स्पीच थेरापी के जरिए पेशेंट को क्योर कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेशर थेरापी की। प्रेशर थेरापी भी ये होता है कि आप सिंपल किसी भी पॉइंट पर प्रेशर डालते हैं, पंपिंग करते हैं या प्रेशर डालते हैं, या वहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं तो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ एक कॉमन है बात कि पेशेंट जो है वो हमारे पास लाया गया और फर्ज किया कि वो बेहोश था। एक पेशेंट जो हमारे पास लाया गया बेहोश था। अब बात ये होती है कि हमने उसे ट्रीटमेंट देना है, और ट्रीटमेंट भी कौन सा? ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन देना है। तो आमतौर पर कहा यह जाता है कि भाई अब इसका इलाज जो शुरू करना है तो सबसे पहले तो इसे होश में लाना होगा, तब जाके इलाज शुरू होगा। तो होश में कैसे लाना है? तो होश में आप उसे ला सकते हैं। आपके पास एक प्रेशर पॉइंट मौजूद है जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट फौरी तौर पर होश में आ जाता है, और वो है आपकी नोज से नीचे और ऊपर के लिप के दरमियान। नोज से नीचे
और ऊपर के लिप के दरमियान जो सेंटर का एक पॉइंट है, ये प्रेशर पॉइंट ऐसा है कि अगर बेहोश शख्स को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पंपिंग की जाए, जिसे स्टिमुलेशन कहते हैं, स्टिमुलेशन दी जाए तो पेशेंट फौरी तौर पर जो है वो होश में आ जाता है, पेशेंट आंखें अपनी जो है वो खोल देता है। अगर पेशेंट जो है किसी भी वजह से बेहोश है और आप दूसरा पॉइंट भी चाहते हैं, तो दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक चीज को नहीं, कई चीजों को कवर करता है, और वो उस पॉइंट का पर्टिकुलर नाम है जो चाइनीज रखते हैं, और वो है P6। उसे PC6 भी कहते हैं क्योंकि वो पेरिकार्डियम 6 है। अच्छा, यहाँ ये ध्यान में रखिएगा कि एक्यूपंक्चर जो है उसमें बॉडी के ऑर्गन पर मुश्तमिल एक चैनल बनाया जाता है, जिसे हम चैनल का नाम देते हैं, और उस चैनल में जहां एनर्जी जो है वो कहीं पर ब्लॉक होती है तो उस पॉइंट को जो है रेडियंस कहते हैं, और वहां पर स्टिमुलेशन देकर एनर्जी जो है वो हासिल करके बॉडी को क्योर किया जाता है। तो पेरिकार्डियम के नाम पर एक पूरा चैनल है जिसमें पेरिकार्डियम का P6 या PC6, ये PC6 जो है वो आज के मॉडर्न जमाने वाला PC6 नहीं है, वैसे ये उससे बढ़कर है। जो मॉडर्न जमाने का PC6 है, ये P6 जो पॉइंट है या PC6 पॉइंट, ये उससे बढ़कर है। क्यों? आप देखिएगा कि कितनी बीमारियों को कवर कर रहा है। P6 का जो सबसे बड़ा जो आपको एडवांटेज मिलता है वो ये है कि अगर पेशेंट सडनली प्रोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल है, आप P6 दीजिए, और P6 भी आपने ज्यादा देर नहीं देना है, 2 मिनट 2 मिनट जस्ट आपने स्टिमुलेशन देनी है, जस्ट आपने पंपिंग करनी है, स्टिमुलेशन दे रहे हैं आप, तो आप ये देखेंगे कि आपका वो पेशेंट जो है वो अपनी आंखें खोलना शुरू कर देगा। एक साइड पे आमतौर पर 2 से 3 मिनट से ज्यादा स्टिमुलेशन इस पॉइंट पर खास तौर पर नहीं देते। ये जैसे मैं बता रहा हूँ P6, मैं अभी आपको क्लियर भी करूंगा कि इसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ इस पॉइंट पर 1 से 2 मिनट 2 से 3 मिनट की जो है स्टिमुलेशन देते हैं, इससे ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं देते। पेशेंट आपका मुकम्मल क्योर नहीं हुआ, आपने स्टिमुलेशन दी, पेशेंट ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलना शुरू की, आपने पल्स पर उसके हाथ रखना है। आपको हेल्दी पल्स का पता होना चाहिए कि हेल्दी पल्स कैसी होती है। अगर आपको हेल्दी पल्स का नहीं पता तो उस वक्त जबकि वो आपके पास एबनॉर्मल हालत में लाया गया है, तो आप उसे आसानी से जो है वो डायग्नोज नहीं कर सकेंगे। और फिर उसके बाद जब आप उस पर पॉइंट लगा रहे हैं, स्टिमुलेशन दे रहे हैं, तो फिर आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको हेल्दी पल्स जो है वो पता होनी चाहिए कि कैसी होती है। तो अगर आप बार बार चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल जो पल्स होती है वो कमोबेश सभी पहचान लेते हैं, पल्स पे हाथ रखने से अंदाजा हो जाता है। एक आसान सी पहचान ये है कि ऐसा पेशेंट जो प्रोलैप्स कर रहा है, बिल्कुल अब जा रहा है, हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा है, लाइफ सेविंग ड्रग की वहां पर नीड आ रही है, तो लाइफ सेविंग ड्रग आपके पास वहां पर जो है वो क्या है कि आप P6 पर स्टिमुलेशन दीजिए, 2 से 3 मिनट की स्टिमुलेशन दीजिए, वो पेशेंट दोबारा से रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और फिर जो आपका लेफ्ट आर्म है, ये कलाई पर होता है, बाजू पर होता है, ये पॉइंट मैं अभी पॉइंट आपको मेंशन करूंगा। तो आपने लेफ्ट आर्म पर जो है 2 से 3 मिनट दिए, पेशेंट थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन आपको अभी स्टिमुलेशन और देनी है, तो आपको गैप करना पड़ेगा। गैप करने के लिए आपके पास दूसरा रास्ता यह है कि दूसरा बाजू इस्तेमाल कीजिए, राइट हैंड इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, P6 राइट हैंड पर उस लेवल के रिजल्ट नहीं देता जितने लेफ्ट पे देता है। इस पॉइंट की खूबसूरती यह है कि लेफ्ट साइड पर इसकी स्टिमुलेशन जो है देने से बहुत अच्छे और बहुत तेजी से रिजल्ट मिलते हैं। वजह भी समझ में आ रही है। वजह यह है कि आपने उसकी पल्स देखी तो पल्स ऐसी लग रही है कि पल्स तो गायब है, पल्स महसूस ही नहीं हो रही, यानी कि पेशेंट जो है वो कार्डियक फेलियर की तरफ जा रहा है। तो आपने क्या किया, स्टिमुलेशन दी, तो आपने महसूस किया कि पल्स वापस आना शुरू हो गई। इसका मतलब अभी आपको सपोर्ट तो और देनी है, लेकिन लेफ्ट आर्म का जो ये P6 पॉइंट है, ये इतना सेंसिटिव होता है कि इसे 2 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे तो फिर राइट पे दें। राइट का इतना सेंसिटिव नहीं है, लिहाजा बाकी 2 से 3 मिनट राइट पे देने के बाद इधर गैप आ चुका,
अब आप दोबारा लेफ्ट पे आ जाइए और लेफ्ट पे स्टिमुलेशन दीजिए, तो अब आप देखेंगे कि पेशेंट हैरत अंगेज तौर पर बहुत अच्छा रिकवर हो गया। मैंने लास्ट में अपने लेक्चर में एक एग्जाम्पल दी थी कि एक सफर के दौरान, मुकद्दस सफर था, एक खातून की तबीयत खराब हुई, ऐलान हुआ कि गाड़ी में जो है कोई डॉक्टर मौजूद हो तो इस खातून की हेल्प करें। तो कोई नहीं उठा, तो मैं उठ गया। मैंने कहा जी क्या, तो पता जब खातून को जाकर देखा तो खातून अपनी सीट पर तकरीबन बेहोश हालत में मौजूद थी और स्वेटिंग हद से ज्यादा हो रही थी, पसीने से शराबूर थी और पल्स गायब थी। मैंने कहा जी मैं इन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, वो ये कि आपको बस रोकना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बस मुनासिब जगह पे रोकेंगे। मैंने उसे स्टिमुलेशन देना शुरू कर दी P6 पर, और मैंने महसूस किया कि खातून बेहतर होना तो जरूर शुरू हो गई है। लेकिन उसी दौरान बस जो है एक मुनासिब जगह पे आ गई और बस रोकी गई। तो मैंने खातून से कहा कि उन लोगों से जो उसके साथ थे कि इस खातून को जो है वो नीचे उतारे। उन्होंने पकड़ के जो है नीचे उतारा। मैंने दोबारा स्टिमुलेशन दी तो खातून ने आंखें खोलकर अपने रिलेटिव्स को पहचान लिया था। तो ये P6 का कमाल है। अच्छा, तो P6 का कमाल यह है कि वो फौरी तौर पर खातून जो है उसने आंखें खोली और पहचानना शुरू कर दिया। अब यहां आपके ध्यान में ये आ रहा होगा कि मैंने बस वाली शर्त क्यों लगाई? कोई बताना पसंद करेगा? बहुत सादा सा जवाब है। देखिए, जिस बस में सफर कर रहे हैं, मुकद्दस सफर जो होता है वो एसी बसों में होता है, और एसी बसों के अंदर जब क्राउड ज्यादा हो तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो कार्डियक पेशेंट हो, एस्थमा के पेशेंट हो, या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की हुई हो और बस में बैठ गए हो, तो ऐसे लोगों को बस के अंदर जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो उसकी कंडीशन पहले यही डेवलप होती है और ये बढ़ते बढ़ते कार्डियक फेलियर पे जा सकती है। तो खैर, जब मैंने जो बस से नीचे उतरवाया था, मकसद यही था कि उसे ऑक्सीजन मिल सके, और जब उसे ऑक्सीजन भी मिली और स्टिमुलेशन भी मिली तो अच्छा, उस सफर में एक और वाकया जरूर सुनाऊंगा इत्तेफाक से। हुआ ये कि मैं बाजार से गुजर रहा था, कहा जाता है कि खजूरें जरूर लेनी है। बाजार से गुजर रहा था तो एक लड़की बेहोश पड़ी है, यंग लड़की बेहोश पड़ी है। लोग उसे मशवरा दे रहे हैं, सामने शुरते खड़े हैं, इनको बुलाएं, ये आपको जो हेल्प करेंगे, या एम्बुलेंस मंगवाएं, या ये सामने टैक्सियां खड़ी हैं हॉस्पिटल ले जाएं। तो माँ बाप उसके साथ थे। मैंने कहा जी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो जाहिर है ऐसे लम्हे कौन मना करेगा कि हेल्प ना करें। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने P6 दिया और जब पल्स देखी तो पल्स नॉर्मल हो गई, यानी 2 मिनट में ही उसकी पल्स नॉर्मल हो गई। मैंने कहा जी बच्ची आपकी अब ठीक है, आप इसे आवाज दें। उन्होंने जब बुलाया तो बच्ची ने बिल्कुल आंखें खोली और उठ के बैठ गई। तो वहां उस वक्त जो सीन था वो ये था, जितने लोग खड़े थे तो जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे थम दे रहे थे। तो बात यह है कि आपको नॉलेज आनी चाहिए। आप क्लिनिक पे हैं तो आपके पास मेडिसिन है, लेकिन क्लिनिक से बाहर भी आप डॉक्टर हैं। सामने वाले ने आपको डॉक्टर की हैसियत से ही बुलाना है, पेशेंट ने आपको डॉक्टर की हैसियत से बुलाना है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो विदाउट मेडिसिन भी अपना कमाल दिखा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि आपकी तवज्जो। देखिए, जब भी आप मेडिसिन देते हैं या स्टिमुलेशन देते हैं या एनर्जी देते हैं तो आपका पहला ताल्लुक अपने रब से होना चाहिए, और वो बाहर कहीं छुपा हुआ नहीं है, वो आसमानों पे भी नहीं है, वो आपके अंदर ही है। आपकी सारी तवज्जो अंदर उस रब की तरफ होनी चाहिए और उसी से गुजारिश करनी चाहिए कि मेरा इख्तियार तो इतना ही है ना, आपने जो मुझे दिया, जो नॉलेज दी, बस मेरा इख्तियार इतना ही है, वो मैंने कर दिया है। बाकी सारा इख्तियार तो आप क्या, मालिक कुल तो आप हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सारी कुदरत तो आपकी है, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो बस मेरी लाज शर्म रख लें और पेशेंट को ठीक कर दें, इसलिए कि एक मोमिन बीमार मोमिन के मुकाबले में सेहतमंद मोमिन ज्यादा मोतबर है। तो इस तरह जो है वो बच्ची जो है वो फौरी तौर पे होश में आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये P6 एक तो ये है कि कार्डियक फेलियर से बचाता है,
यानी घर में खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होगी तो आपके पास फर्स्ट एड मौजूद है, जब तक एम्बुलेंस आएगी उससे पहले आप पेशेंट को काफी हद तक ठीक कर चुके होंगे। बिल्कुल उसी तरह कि बच्ची के पेरेंट्स ने पूछा कि भाई बच्ची तो खड़ी होगी है तो क्या आप हम इसे जो है वो हॉस्पिटल दिखा दें। मैंने कहा दिखाने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बच्ची आपकी नॉर्मल है, थोड़ी देर के बाद इसे बिठा के तो कोई जूस पिला दें, फौरन नहीं पिलाइएगा वरना ये वोमिट कर देगी, कुछ देर के बाद इसे जो है वो जूस पिला दीजिएगा। मैं यहाँ वजाहत कर दूं कि मैंने फौरी क्यों मना किया, इसलिए मना किया कि स्टिमुलेशन अभी अभी दी थी, और स्टिमुलेशन भी किसकी है कि ये वोमिटिंग को भी कवर करती है। वोमिटिंग को रोकने के लिए अभी अभी आपने स्टिमुलेशन दी है, ऊपर से आप दोबारा से कोई चीज लिक्विड दे देंगे तो वोमिट होनी है। तो मैंने उन्हें कहा कि कुछ देर के बाद इसे आपने जो है वो जूस दे देना है, लेकिन बिठा के दीजिएगा। तो इस तरीके से जनाब आप बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि जिनसे आप भरपूर तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो P6 से एक फायदा तो हम नहीं उठाए, एक फायदा यह है कि आमतौर पर ये जो कराची है ना हमारा, इसमें तो एक बीमारी आम है और वो है एब्डोमेन फ्लोटिंग। पेट के अंदर गैसें बनती रहती है, गैस ही गैस। हम हर वो चीज खाते हैं कि जो गैस बनाती है, और वो पेट को जो है फुलाए रखते हैं गैस के जरिए। तो अगर पेट के अंदर जो है फ्लोटिंग बहुत ज्यादा है, गैसेस बन रही हैं, तो यही P6 अब आप स्टिमुलेशन देने के बजाय थंब के साथ उसे सर्किल करें क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज सर्किल भी आपकी 2-3 मिनट की होनी चाहिए। और 2-3 मिनट के बाद आपको इजाजत है कि क्योंकि आप यहाँ पर पंपिंग नहीं कर रहे या प्रेशर नहीं डाल रहे, बल्कि आप सर्किल दे रहे हैं थोड़ा सा उसे, तो आप ये वाली जो स्टिमुलेशन है सर्किल की स्टिमुलेशन एंटी क्लॉकवाइज भी दे दें, तो आप देखेंगे कि उसे एक तो टिकारे आ जाएंगी, पिल्चिंग आ जाएगी, और वो पेशेंट जो है वो फ्रेश हो जाएगा। तो आप एब्डोमेन की जो बहुत ज्यादा गैसेस बनती हैं, एब्डोमेन फ्लोटिंग होती है, उसको भी जो है आप इस पॉइंट के जरिए जो है वो कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर तो वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग के जरिए वोमिटिंग को रोकने के लिए भी यही पॉइंट है, आप स्टिमुलेशन देखिए वोमिटिंग रुक जाएगी, नोजिया रुक जाएगा। नोजिया फीलिंग हो रही है ना, पेशेंट ने कहा मुझे नोजिया फीलिंग हो रही है, आप प्लान कर रहे हैं अब मैं इसे क्या दूं, कभी आ रहा है कि एपिकाक दूंगा, कभी आ रहा है रेफेनस दूंगा, कभी आ रहा है कार्बोवेज दूंगा, तो हम जहन में प्लान कर रहे हैं, अच्छा नहीं नक्स दूंगा भाई ये तो मर्द है मेल है। तो प्लानिंग से बचिए, आप सिंपली उसे P6 स्टिमुलेशन दीजिए, नोजिया ठीक हो जाएगा, फौरन ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप पंपिंग करना शुरू करेंगे फौरन पेशेंट बोलेगा कि हाँ मछली कहाँ चली गई, मछली गायब हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर पॉइंट हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और रैपिड रिजल्ट ले सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था, अच्छा वो डॉक्टर अली इमाम साहब की आज बात सुनी तो वो याद आया कि हमारे जो कंपाउंड है उसमें एक डॉक्टर साहब रहते थे, और वो कहते थे कि मैं इमाम क्लिनिक पे जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ दस्तगीर में। तो हुआ ये कि उनको बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही थी, सुबह से उल्टियां आ रही थी, मेरे ही कंपाउंड में रहते थे। दोपहर बाद बच्चे जो है उनके दौड़ते हुए मेरे पास आए कि अब्बू को हम दवाएं दे के थक गए, उल्टियां नहीं रुक रही। तो मैंने जाकर यही P6 दिया था, और P6 पे हाथ रखते ही कहा था कि अब उल्टी नहीं होगी। P6 पे हाथ रखते ही ऐसे मौके पे मैंने खाली उसको प्रेशर से दबा दिया था, ऐसा नहीं है कि प्रेशर डालना और प्रेशर रिलीज करना, ऐसा नहीं किया था, बल्कि सिंपली P6 को जो है वो कुछ देर के लिए दबा दिया था, और उसी दौरान मैंने ये कहा कि अब उल्टी नहीं होगी, और उसके बाद उल्टी नहीं होगी। तो बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन आज इत्तेफाक है कि मतलब शुरू के लेक्चर्स जो है वो ऐसे तवील हो गए कि अब टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो गया, और लेक्चर असल जो है वो अभी पीछे बाकी भी है। तो मैं आपको P6 की लोकेशन बता देता हूँ। ये आपकी कलाई के जो क्रीज है इस पे 3 फिंगर रखिए, और जो 3rd फिंगर आपकी बनती है उसके नीचे 2 जो हार्ट टेंटिकल्स हैं उनके सेंटर का पॉइंट है। बिल्कुल सिंपल, कोई टेक्निकल नहीं है चीज। आप क्या है ये हार्ट टेंटिकल्स को फील करें, आपको फील होंगे 2 हार्ट टेंटिकल्स, उनका जो सेंटर पॉइंट, बस 3 उंगलियां रखिए तो तीसरी उंगली के नीचे ये पॉइंट है, बस उसे स्टिमुलेशन दे दीजिए। मैंने लास्ट लेक्चर में एक ब्लड प्रेशर का पॉइंट बताया था, और जिन साहब पे ट्राई की वो अभी यानी डेमो के दौरान ही कहने लगे मुझे तो चक्कर आना शुरू हो गए। अच्छा जी, तो ये P6 जो है कलाई के ऊपर है, कलाई के ऊपर होता है, सामने की साइड पे होता है, कलाई पर है,
और जो कलाई की क्रीज है, कलाई की जो क्रीज है उस पे आप अपनी 3 उंगलियां रखिए। तो तीसरी उंगली के नीचे जो पॉइंट बनेगा 2 हार्ट टेंटिकल्स के दरमियान में है ये पॉइंट, या दूसरे लफ्जों में आपके बाजू का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है वो पॉइंट है ये। और इस पॉइंट पर आपने स्टिमुलेशन देनी है। पाबंदी आप पर ये है कि एक वक्त में 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं दीजिएगा, गैप कर लीजिएगा, दोबारा फिर दे दीजिएगा। जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू।